हाँ, अस्सलाम वालेकुम सकीना। हम कर रहे हैं विंटर 23 का पेपर 23। सही है, पेपर 42 सॉरी, ये हमारा पेपर है जो आज हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और थोड़ा सा तेज सॉल्व करेंगे। चलें जी, अब्दुल्ला स्टार्ट करो रीडिंग। शाबाश अब्दुल्ला, आप स्टार्ट करते हो, रीडिंग स्टार्ट करें। God accelerates uniformly in a straight line from a straight time at t 13.0 per second. अब्दुल्ला आपके माइक्रोफोन का मसला है, पहले उसको ठीक करें। अशर आप रीड करें जी। अब्दुल्ला आपके माइक्रोफोन का A car accelerates uniformly in a straight line from rest at time 0 at time 3.2. The speed of the car is 13. Calculate the acceleration. V Okay. minus U over time. अच्छा, गुड जी। ऐसा कहता है गाड़ी ने एक्सेलरेट किया है, 0 से 13 पे पहुंच गई है विद इन 3.2 सेकंड। बी क्विक जी। एक्सेलरेशन निकालने से की ना, कौन सा फार्मूला लगाएं? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम। अच्छा सकीना, मैं एक बात बता दूं, आज मैं थोड़ा तेज जाऊंगा पास पेपर में। अगर आपको समझ कम भी आई तो ये रिकॉर्डेड क्लास होगी, आप बाद में भी देख सकती हैं, लेकिन लाइव क्लास में जरूर है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आप देख लेना कल को उन लोगों ने ग्रेड। ठीक है सर। ठीक है, मैं थोड़ा तेज जरूर जाऊंगा बिकॉज हमने पूरा पेपर करना है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। 13 माइनस 0 ओवर 3.2। आंसर लाएं जल्दी से। एक बच्चा कैलकुलेशन पे जरा जोर करे जैन, शाबाश। 13 बाई 3.2 क्या आंसर है? तो हमें टाइम गिवन था बच्चों, हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन थी, और स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है बिकॉज कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, चलें 13 बाई 3.2 क्या आंसर है? बी क्विक। यार 13 बाई 3.2 को लंबा काम है। हरी, अब जल्दी से आंसर दें। हाँ जी अशर, क्या आंसर आ रहा है? जैन, मुझसे आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही है। Yes sir, sorry थोड़ा वो था, हाँ तो मेरा आंसर कैलकुलेटर ही ज़ारा ने ले लिया था सर। अच्छा, आंसर देखें ना क्या आ रहा है। 13 बाई 3.2। यार आप लोग सारा टाइम कैलकुलेशन में जाया करते हैं, इतना आसान काम है। 13 बाई 3.2 करें। 4.06 सर। क्या 6 आवाज नहीं आ रही बच्चे, आप कट रही है आवाज, दोबारा बोले। सर 4.02 बोल रहा है। 4.06 02। ओके, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म एक्सेलरेशन। Change क्या in होता है? speed sir, change in speed. नो, चेंज इन Velocity. यस, चेंज इन वेलोसिटी। आगे Sorry sir. पर यूनिट Per unit time. इन वर्ड मांगे हैं तो दैट्स व्हाई पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन Sir, बेसिकली एक बात सुने ना। जी जी। सर ये वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस प्लीज बता दें। जब गाड़ी 120 की स्पीड से स्ट्रेट जा रही है तो हम उसको वेलोसिटी कह सकते हैं। गाड़ी 120 पे जा रही है ना, 120 किलोमीटर पर आवर, तो आप कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ माय कार इज 120। लेकिन इफ द कार इज टेकिंग टर्न देन यू कैन नॉट से द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 120, स्पीड इज 120। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। अगर ऑब्जेक्ट टर्न लेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, बेशक मीटर रुका हो, स्पीड कांस्टेंट हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से हाईवे पे जा रहा है, अब उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो फिर वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट, वो एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलें जी। अब बच्चे कहते हैं 3.2 से 12 सेकंड तक गाड़ी ने फर्दर 13 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से गया है, और शुरू में 0 से 13 तक गया 3.2 सेकंड में। अब बच्चे 3.2 सेकंड पहले एक्सेलरेट करेगा, आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। अब बच्चे सबसे पहले 0 से 3.2 सेकंड ढूंढते हैं। 3.2 सेकंड है, आता किधर है? 2 के बाद 2.4, 2.8, 3.2, ये 3.2 आ गया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, 0 से 3.2 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 13। तो यहां से हम ऊपर आएंगे, 13 पे मार्क लगाएंगे। कितने पे? 13 पे। 13 कहाँ आएगा? ऊपर जाते हैं 13, 12 और 14 के बीच में आधा 13 होगा, ये 13 आ जाएगा। तो आपका ग्राफ ये बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? सही है, ये आपका टाइम था 3.2 सेकेंड। तो हमने 0 से 3.2 तक गाड़ी को यूनिफॉर्मली ले गए एक्सेलरेशन के साथ। आगे 3.2 से 12 सेकेंड तक गाड़ी ने स्ट्रेट जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 12 कर देंगे। ठीक हो गया, ग्राफ बन गया।
समझ आई बच्चों? कहाँ लिखा हुआ है ये कि 0 से लेके 13 तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? ये देखो, आपने एक्सप्रेशन निकाला ना, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। ठीक हो गया? चलो जी, सो 0 से 13 तक मैं स्पीड ले गया 3.2 सेकंड के अंदर अंदर, 3.2 सेकंड है, और उसके बाद मैंने अगले 12 सेकंड तक जो वेलोसिटी थी इसको कांस्टेंट रख दी है। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल बताएं जी 0 से 3.2 तक, 0 से लेके 3.2 तक यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल बताएं, यहां तक। फिर दोबारा ग्राफ को जूम करता हूं। चले बच्चों, ट्रायंगल का एरिया जाइन क्या होगा? शाबाश बताओ। यस, एरिया अंडर ग्राफ लें। सो 1/2 बेस इज 3.2 और हाइट है 13। सो शाबाश जल्दी करें, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस कितना है अशर बोलो शाबाश? 3.2 और हाइट कितना है? 13। सॉल्व करें शाबाश। पी क्विक जी सॉल्व करें। देखें इसकी बेस है 3.2 सेकंड और हाइट देख लें जरा। क्लियर कट हाइट 13 मीटर। कितना आंसर है? 20.8 मीटर। 20.8 को 21 मीटर ले लेंगे, ठीक है? 20.8 सो राउंड ऑफ होके 21 मीटर। क्लियर? किसी को इश्यू तो नहीं है यहाँ पे? ओके जी, आगे जाते हैं। द कार डी एक्सेलरेट फ्रॉम 13 to 0 एंड कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन है। इस वक्त गाड़ी की मास इतनी है, ठीक है? गाड़ी ने 13 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकंड के अंदर अंदर एज डी एक्सेलरेट। बच्चों अब उसने ये कह दिया है गाड़ी ने डी एक्सेलरेट किया है, ये देखें, लुक एट दिस, गाड़ी ने डी एक्सेलरेट किया है और यहाँ पे स्पीड कितनी थी? 13, और आखिर में कितनी आ गई बच्चों? 0। कितने टाइम के अंदर अंदर? टाइम भी दिया हुआ है 2 सेकंड। दिस इज हाउ यू रीड द क्वेश्चन, ओके? और गाड़ी ने जो एरिया अंडर ग्राफ आया डी एक्सेलरेट करने से डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस भी गाड़ी का दे दिया इसने। कितना मीटर? 13 मीटर। अब कहता है शो दैट द वर्क डन इज अप्रोक्सीमेटली इतने जॉल्स। सच बताएं, वर्क डन का फॉर्मूला किस को याद है? वर्क डन क्या होता है? हरी अप एवरीबॉडी, सोना नहीं है क्लास में। डिस्टेंस होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वेरी वेल डन। फोर्स इनटू सर, डिस्टेंस। डिवाइडेड बाय टाइम तो नहीं होता? अब एक मसला है, नहीं टाइम नहीं होता। अब फोर्स इनटू डिस्टेंस में हमारे पास फोर्स की जगह हम कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस गिवन है, किधर गिवन है? लुक एट दिस, 13 गिवन है ना, तो डिस्टेंस की जगह तो मैं 13 लगा दूंगा, कोई मसला नहीं है। मास भी गिवन है 1350, ये भी हम लगा देंगे। अब सकीना मैं ए कहां से लाऊं? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? सर आपने बोला था फोर्स वो भी कर सकते हैं, वेट को ना, सॉरी वेट भी फोर्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गाड़ी आगे जा रही है ना, तो अशर इसलिए वो तो फ्री फॉल में लेंगे ना। यहाँ पे गाड़ी रोड पे चल रही है तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं ना, आसान है ना, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। फाइनल स्पीड कितनी है हमारे पास? 0। स्टार्टिंग स्पीड कितनी है? 13। टाइम टेकन कितना है? 2 सेकेंड्स। बच्चों यहाँ से जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप पुट कर दें इस जगह पे। चलें, बाकी सब गिवन है, आपके पास ए मिसिंग है, शाबाश, तो ए हम यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हमारा आंसर ये आ गया तो वी वुड बी हैप्पी। फिर हम देखें अगर नहीं आता तो हम चेंज करेंगे अपनी मेथोडोलॉजी को। सर मेहमान एक क्वेश्चन है। जी बच्चे बोलो। सर फोर्स का ये फॉर्मूला भी तो है ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ टाइम में। जी जी, हम वो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। राजा यू राइट, राजा इज सेइंग अगर हम फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम कर लें और इस फोर्स को फिर हम वर्क डन की इक्वल कर दें तब भी ठीक है। यू राइट, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब चलें ना जरा कैलकुलेशन करें ना, पहले 13/2 करें, आंसर आएगा 6.5। कितना? एक्सेलरेशन आ गया 6.5। ये लें, अब 6.5 इंटू 13 इंटू 1350, देखते हैं कि आंसर 1.1 इंटू 10⁵ बनता है। कोई ग्रुप में वेट तो नहीं कर रहा? अच्छा नहीं कर रहा, ओके। हाँ जी, देखें क्या आंसर बनता है। सर आंसर आ रहा है कितना? ये आ रहा है सर 11,14,000 नहीं, इंग्लिश का बटन दबाओ, 1,14,000। ENG का बटन दबाओ, ये बटन दबाओ कैलकुलेटर पे, ENG दबाओ।
अब क्या आ ये रहा मैं है? दूसरे कैलकुलेटर से अच्छा, तो मतलब 1.1 into 10 power 5 आ रहा है आंसर। 1.114 देखें मैं आपको, आ रहा है। हाँ मल्टी मैं करा के देख देता हूँ। ये देखें कैलकुलेटर, ये देखें आपके सामने कर लेता हूँ। अब आप कैलकुलेटर पे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, कोई आसान सा काम बताए वो भी नहीं कर रहे। 1350 इंटू 6.5 इंटू 13, ये देखें आंसर आ रहा है ना। इस पे इंग्लिश का बटन दबाते हैं तो ये देखिए 1.1 10 पर 5 साइंटिफिक मोड में आ रहा है। 1.1 इंटू 10 पावर 5, तो दैट्स वाई। सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं इधर से लीव कर रहा हूँ, ज्वाइन करने दे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके जी, अच्छा आ गया जी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर डे, जब गाड़ी आगे जा रही थी तो कार ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस व्हाइल इट डीएक्सेलरेट। जब 13 से ब्रेक मारी, कितने पे? 13 से ब्रेक मारी गाड़ी को, 0 पे आ गया ऐसे ऐसे, और लेकिन गाड़ी ने डिस्टेंस थोड़ा सा लॉन्गर ट्रेवल कर दिया। ये डिस्टेंस लॉन्गर क्यों हो गए? स्टॉपिंग डिस्टेंस सर क्योंकि वो ब्रेक्स जितनी देर में अप्लाई हुई थी थोड़ा सा गाड़ी ने मूव किया। व्हाट कॉजेस स्टॉपिंग डिस्टेंस टू इंक्रीज? सच बताएं, जिस दिन रोड ड्राई हो उस दिन गाड़ी जल्दी रुकती है, ये जिस दिन स्लिपरी और हो। रेजिस्टेंस सर, रोड की वो रेजिस्टेंस ज्यादा थी, पता नहीं क्या। आप लोग बताएंगे, मैं लिखूंगा। क्या किया है ऐसा रोड ने कि गाड़ी थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकी है? सकीना सोचें। फ्रिक्शन कम हो गई, टायर की फ्लूइड के साथ फ्रिक्शन कम हो गई थी। यस, लेस फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। क्यों? रीजन? एयर रेजिस्टेंस कम थी। नहीं, लेस फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, मे बी रोड स्लिपरी हो या वेट हो। क्या हो? स्लिपरी ठीक है है, रोड स्लिपरी हो सकता स्लिपरी है या वेट हो। या वेट हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। बस इस तरह की बात हम लिख लेंगे। क्लियर? लेस फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 13 मार्क डन हो गया जी। फ्रिज के अंदर देखें जी, ये हमारे पास एक कपड़ों को सुखाने के लिए एक मशीन है, ठीक है, वो है। ओके, अब हॉट एयर ब्लो करती है इनटू द ड्रम। पढ़ें जरा अशर एक दफा आप। अशर इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे इसका इंटरनेट सही काम कर रहा है जी। Sir, hot air blows into the drum. The air हम्म, gains water vapor from the clothes and then leaves the drum. The moist air enters the condenser. Cool air leaves the condenser, passes through the heating element, and enters the drum again. State the process by which the hot air removes water from the wet clothes. ये बताएं जी। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच हॉट एयर रिमूव वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। गीले कपड़ों से हॉट एयर जब पास होती है तो बताएं किस प्रोसेस से? हॉट एयर ब्लो इनटू द ड्रम, हॉट एयर gain water vapor from the clothes and then leave the drum. सर Sir, you कन्वेक्शन हो गई। vibration शायद नहीं, vibration नहीं, वो होगा सॉरी कंडेंसेशन ना, क्या नाम है उसका? सब्लिमेशन सर। ओहो, मोहसिन सवाल क्या है? किस प्रोसेस से हॉट एयर रिमूव करती है वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ? देखिए, हॉट एयर वेपोरेशन नहीं हो सकता ना। हॉट एयर वेपोरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि देखें हॉट एयर अगर उसको वाटर वेपर को टच करेगी तो वाटर वेपर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई होने से वाटर मॉलिक्यूल लेस डेंस हो जाएंगे। टेम्परेचर हाई होने से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? लेस डेंस हो जाएंगे। तो वेपोरेशन या कन्वेक्शन, इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन वेपोरेशन ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आगे पढ़े शाबाश। यस बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा आगे पढ़ो। एयर इज देन The air is cooled as it passes through the condenser. Describe and explain one other way in which the air leaving the condenser is different from the air entering the condenser. Oh, air leaving the condenser is different from air entering the condenser. बच्चों कंडेंसर पहले क्या चीज होती है बताएं? कंडेंसर क्या होता है? जिसके अंदर एक हॉट एयर जाए और वो सर इसमें वाटर वेपर्स होंगे ना बेसिकली, बस। नहीं, कंडेंसर का सर हॉट एयर जाती है और ठंडी एयर बाहर आती है ना। गुड। तो कंडेंसर ये नहीं करता कि हॉट एयर को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करता। सर कैंसर हो जाती है। And describe and explain one other way in which the air leaving the condenser is different
as compared to air entering the condenser. सर हम जो कह एयर एंटर होती है वो लेस डेंस होती है, yes, air entering the condenser is less dense. लेस डेंस तो हम यहाँ पे लिखते हैं लिविंग, जो air entering the condenser is less dense than air leaving the condenser. ठीक है, और एक्सप्लेनेशन क्या है? अब जब कंडेंसर के अंदर हॉट एयर जाएगी तो क्या होगा? जब हॉट एयर कंडेंसर में जाएगी तो क्या होगा? बोले शाबाश। हॉट एयर इनटू कंडेंसर जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाँ सर हाई इंक्रीज होगा सर, नहीं, इंक्रीज टेम्परेचर होगा। ड्रॉप करेगा ना। कंडेंसर क्या करता है? अच्छा हाँ, कंडेंसर ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से एयर क्या हो जाएगी? मोर डेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोर डेंस होके हैवी होगी। क्या होगी? हैवी होगी। एंड सिंक डाउन। क्या? सिंक डाउन एंड देन लीव फ्रॉम कंडेंसर एंड देन लीव। यार देखो, कंडेंसर कहते हैं एक चीज है जिसके अंदर हॉट एयर छोड़ी है, उसका टेम्परेचर कंडेंसर ने डाउन कर दिए और कोल्ड एयर बन गई है, कोल्ड एयर बन के बाहर आ रही है, तो कोल्ड एयर हैवी और डेंस नहीं होती। ठीक है, ये बात करनी थी यहाँ पे। बहरहाल बाद में मार्क्स आप चेक कर लें। नाउ द ड्रम ऑफ द ट्रम्बल डायर रोटेट। ड्रम रोटेट कर रहे हैं जी, लिफ्टिंग अप द वेट क्लोथ्स विच देन फॉल थ्रू द हॉट एयर। अच्छा जी, यानी कहता है ऊपर हॉट एयर है, इस तरह ऊपर ये हॉट एयर है, ड्रम इस तरह रोटेट करता है कि क्लोथ्स को ऊपर लेके चला जाता है, क्लोथ्स को लिफ्ट करता है। क्लोथ्स को क्या करता है? ड्रम लिफ्ट करता है। नेम द फोर्स दैट कॉजेज द क्लोथ टू फेल डाउन। क्लोथ क्यों नीचे गिरते हैं? किस फोर्स की से खुद गिरते हैं? खुद क्यों गिरते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट। क्या? वेट। वेट। सकीना ये समझ आ रही है? मुश्किल लग सर रहा है ना थोड़ा ग्रेविटेशनल थोड़ा? फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं? लिख सकते चलेगा? हैं, क्यों नहीं लिख सकते? नहीं। लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। ओके जी, व्हेन ड्रम रोटेट टू फास्ट क्लोथ रिमेन इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ द ड्रम। ओ, ड्रम जो स्लो हो ना तो कपड़े नीचे गिरते हैं, लेकिन जब बहुत तेज हो तो नहीं गिरते। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब मुझे बताएं, जब मोटरसाइकिलिस्ट, बच्चों आपने देखा है मोटरसाइकिल वाला डेथ वेल में जब बहुत तेज मूव करता है विद द हाई स्पीड, तो वो नीचे नहीं गिरता। आपने देखा है ना डेथ वेल में? वो स्लो स्पीड जी से मूव सर। कर सकता है? मुझे सच बताएं, कभी आपने डेथ वेल में ऐसा मोटरसाइकिल देखा जो स्लो स्पीड से मूव करे? इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से मूव करता है तो उसकी फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर होती है। क्या होती है? अवे फ्रॉम सेंटर। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी अवे फ्रॉम सेंटर, जो उसको कांटेक्ट में रखेगी, जो उसको कांटेक्ट में रखेगी। आई समझ? क्लियर हो गया? तो अगर वो सर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा? नहीं, डायरेक्शन तो हर वक्त ऐसी ही होगा ना, इधर ऐसे हो जाएगी, इधर ऐसे हो जाएगी, इधर ऐसे हो जाएगी, अवे फ्रॉम सेंटर। नहीं ऐसे सर, इसमें एक दूसरी बात पूछ रहा हूँ। ये तो देखे ड्रम है, ये तो गोल है ना, मतलब अगर रोड पे गाड़ी हो उसकी स्पीड इंक्रीज हो, हाँ तो वही ना, वो भी तो वही ना, है, अगर वो ज्यादा तेज जाएगा तो अवे फ्रॉम सेंटर होगी, स्पीड कम होगी टुवर्ड सेंटर डायरेक्शन होगी। चेंज होगी। डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर हो सकती है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। सही है सर। ठीक है, ओके। ये कौन क्लास में भी आया इस वक्त? अच्छा, अभी नहीं आया। ओके, नेक्स्ट। सकीना एक बात याद रखें, जब आपको लगता है ना कि आप कोई नई चीज सीख रहे हैं तो आपको डिफिकल्टी होती है, लेकिन यही चीजें आपको पास्ट पेपर्स में बहुत काम आएंगी आगे। ठीक है, कि दिस इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। सर आ रही है थोड़ी बहुत समझ, आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी, बहुत फायदा होगा। आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो रहा है। आप देखना, आप अब इस तरह की 2-3 सेशन के बाद फिजिक्स का पेपर करेंगे, आपको काफी हद तक अप्रोच होगी। सजेस्ट व्हाई यूजिंग अ, ये क्या चीज है सकीना? पढ़े इसको जरा, क्लोज लाइन। सकीना स्टेटमेंट को रीड करें पूरी को सर यहाँ से क्लोज याद। हाँ सकीना, आप रीड करें एक दफा। suggest why using a clothesline to dry clothes in the open air is better for the environment than using an electric tumble dryer. Suggest why using a clothesline to dry clothes in open air is better. और सर वो फिर बोल तार रही तार ही नहीं है, कपड़े की तार जो होती है वो ज्यादा हाँ। बेहतर क्यों होता
ड्रायर की मशीन से, तो इसलिए कि वो सारी अच्छा, वो जो इस तरह से ऐसे जो शर्ट हैंग करते हैं इस तरह से, ये वाली की बात कर रहे हैं? अच्छा, यस, समझ आ गई है। फिर गुड, थैंक्स फॉर सर जी। सरफेस एरिया ज्यादा होता है। हाँ, अरसलान कहता है गुड जी, ग्रेटर, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए पूछा है ना यार। क्या इज बेटर फॉर द एनवायरनमेंट? तो सर ये इलेक्ट्रिक टम्बल ड्रायर क्या वो बिजली यूज करते हैं जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल बर्निंग ज्यादा होती है? यस, यू राइट। ठीक है, यानी एयर में क्या होगा? ठीक है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सर वो सिर्फ रिन्यूएबल भी है, वो नॉन रिन्यूएबल है दूसरा। और नहीं रिन्यूएबल है, एंड एयर में वाटर वेपर छोड़ेगा ना, तो वाटर वेपर है गुड फॉर, वाटर वेपर छोड़ेगा ना, वाटर वेपर है गुड फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मेथड से जब मोटर वाले जाएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर से क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर वाले मेथड से क्या होगा बताएं? यूजेस बिजली ज़ाया। यूज एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, यूज electricity use electrical energy which can be from electrical can be energy, from burning of fossil fuels. yes, which can be derived from fossil fuel। हो सकता है कि वो फॉसिल फ्यूल से आई हो। ठीक है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे जाते हैं जी। अच्छा, ये एक बैलून है बच्चे जो ऊपर चला गया है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के साथ चिपक गया है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बैलून ऐसे, बैलून इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, हॉलो स्ट्रॉ फिक्स टू द बैलून। ओके, चलिए इसको अच्छा रीड करें जरा। A balloon of mass 15 grams is glued to a straw. The straw is threaded onto a horizontal string. The balloon is filled with air, and then the air is released. As the air leaves the balloon experiences a force. The balloon accelerates from rest until it reaches a constant speed. It then travels 0.67 meter in 0.18 seconds at this constant speed. Explain in words what is meant by the term impulse. अच्छा, सबसे पहले बताएं इम्पल्स क्या होता है जी? नो लिंक ऑफ दिस स्टेटमेंट विद प्रीवियस क्वेश्चन, ऊपर से कोई लिंक नहीं। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन Momentum, change in momentum per time. change in momentum of a body is known as impulse, or the product of Force per पता नहीं, force force into time। सकीना, हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे शुरू वाले मोमेंटम वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स और द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। इस क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़े हुए हैं। ओके जी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंपल्स व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स निकालने हैं जी, कैसे निकालें? या एम वी माइनस एम यू करूं या फोर्स इनटू टाइम करूं? एक काम करते हैं, सर जी फोर्स 15 को अगर वेट में वो करके तो मल्टीप्लाई बाय एक काम ना करें, देखें डिस्टेंस गिवन है ना 0.67 गिवन है और टाइम भी गिवन है। अच्छा, यू आर राइट, इससे स्पीड आ जाएगी एक, ठीक है, और एक स्पीड हम जीरो ले लेंगे, एक स्पीड को हम जीरो ले लेंगे, और मास कितनी है? 0.015। ये लें, अब हमारे पास स्पीड भी आ गई है और मास भी आ गई है। नाउ वी कैन गो फॉर इम्पल्स लाइक दिस, इम्पल्स इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। तो बैलून की एक स्पीड को हम जीरो ले लेते हैं इनिशियली फाइनल में से। ठीक है, कौन सी जीरो लेते हैं? अनटिल बैलून एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग को जीरो ले लेते हैं, स्टार्टिंग को जीरो ले लेते हैं। ठीक है, एंड इट देन ट्रेवल दिस मच मीटर इन इतने सेकंड। तो यहां से ट्राई करते हैं, आंसर आता है। तो चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस एम यू, स्टार्टिंग को जीरो ले लेते हैं, मैथ 0.015 हो गया। फाइनल स्पीड आप निकाल के देख लें कितनी बनती है यहाँ से। व्हाट इज द वैल्यू फाइनल स्पीड? 0.67 ओवर ये डिस्टेंस 3.72 बन रहा है सर। 3.72। अब कोई एक बच्चा मार्क्स में रखे तो तब पता लगेगा। चलें इसको जरा मल्टीप्लाई करें, 3.72 इंटू 0.015। यकीन आपको बता रहा हूँ, इम्पल्स के लिए मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ समथिंग माइनस मास इंटू स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, स्टार्टिंग रेस्ट की वजह से जीरो ले लिया हमने, ये देखो क्लियर कट लिखा हुआ रेस्ट, सही है। तो यू को हम क्या ले सकते हैं सकीना? जीरो, और फाइनल स्पीड को हम डिस्टेंस बाय टाइम से निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें स्पीड नहीं गिवन कहीं भी। चल क्या आंसर बनता है? सर तो एक्सेलरेशन जीरो थी ना, वेलोसिटी क्या बता जीरो ना?
आप निकालें जरा इससे आंसर, सर मैं फिर चेक करता हूँ। 0.05 आ रहा है। इसका आंसर 0.05 आ रहा है। एक मिनट में जरा इसकी मार्क्स आपके सामने खोल लेता हूँ। ये पेपर नंबर कौन सा है? सर दूसरे वे से 0.1 आ रहा था जो मैंने बोला था। अच्छा, दोनों देखते हैं, क्या बता आपका ठीक हो, बस हम ट्राई कर लेते हैं ना, एक मिनट, ठीक है। मे भी आपका आंसर ठीक हो। फिजिक्स मार्किंग स्कीम, ये हम विंटर 23 कर रहे हैं ना जी, और वेरिएंट है 42। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 30 I guess। 3 का 2। अच्छा, अब यहाँ से देखें ये 0.6 इसको देखें वो कर रहे हैं ना, 0.6 इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.18 से, हमने भी डिवाइड किया है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 5.6 10 पावर कितना आ रहा है? 0.015। वही कर रहे हैं, देखें ये आंसर ऐसे निकाल रहे हैं, 0.015 मैथ्स आ गई इनटू वेलोसिटी कर रहे हैं, वेलोसिटी 0.67 ओवर 0.18 है। लुक एट दिस, ये देखें, ये हमारे पास मैथ्स आ गई, मैथ्स को वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस 0.67 है, टाइम 0.18 है। चेक करें 5.6 कितना आ रहा है? A1 आंसर किधर है इसका? हाँ ये आंसर है 0.056, ये आंसर आना चाहिए। देखिए मेरे वाले मेथड से 0.056 आता है। हाँ सर यही है। चेक करें आता है 0.056। हाँ 0.056, गुड। देखो बच्चों, इसमें आप ये याद रखिए, हमें रेस्ट की वजह से स्टार्टिंग स्पीड को 0 करना पड़ा है। ये क्लियर कट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लुक एट दिस, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। उसकी वजह से हमने क्या किया, m इंटू वी बच गया। अब मैथ 0.015 गिवन थी, स्पीड के लिए हमने डिस्टेंस बाय टाइम लगा दिया, स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम लगा दिया, और ये वैल्यू हमने उठा के उधर पुट कर दी। चलिए जी नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड एज द बैलून एक्सेलरेट। बैलून एक्सेलरेट कर रहे हैं लेकिन मोमेंटम कंजर्व क्यों? अब इधर मूव कर रहे हैं, इस साइड एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब बताएं, एक्सप्लेन हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड जब बैलून एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये क्या, मैं बैलून एक्सेलरेट कर क्यों रहा है? पहली बात तो ये, इसमें से हवा निकाल दी है। हाँ किधर लिखा हुआ है? ऊपर, the balloon is filled with air। यस, यहाँ लिखा है बैलून इज फिल्ड विद एयर एंड देन एयर इज रिलीज्ड। अब बताएं बच्चों, देखें ये बैलून है, क्लियर बच्चों, जब बैलून से एयर निकाल दी है, ये एयर है, तो एयर का जो मोमेंटम है वो और जो बैलून का मोमेंटम है वो आपस में क्या है, इक्वल है ना, ठीक है। सो जितनी फोर्स एयर लगा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही फोर्स बैलून पे लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स लग रही कि नहीं लग रही? ठीक है, तो ये फोर्स एक्सेलरेशन कॉज करेगी ना, है ना। तो हम इसमें इस तरह लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर is equals to force exerted by air in backward direction. Force exerted by air in backward direction is equals to what? Is equals to force exerted on balloon in forward direction. On balloon in forward direction. ठीक हो गया, जिसकी वजह से बैलून एक्सेलरेट, ठीक है। और फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, तो बैलून का मोमेंटम चेंज होगा, बैलून का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, विच विल क्रिएट अ फोर्स, और बैलून आगे एक्सेलरेट करेगा। जरा इसका आंसर पढ़ लेते हैं, क्या लिखा होगा। हाँ, मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होगा लाजमी। एयर रिलीज फ्रॉम द बैलून मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द बैलून, ये मैंने लिखा है ना, जितनी एयर रिलीज होती है वो बैकवर्ड फोर्स लगाती है और आगे, सो मोमेंटम ऑफ बैलून इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एयर, ये बात लिख दी है मैंने, ठीक है। तो फोर्स एग्जैक्ट मतलब इसका ये देखो ना, एयर का मोमेंटम मैंने लिखा है ना इक्वल्स टू बैलून का मोमेंटम, ठीक है। यार रॉकेट्स वाली एग्जांपल नहीं है, रॉकेट की गैसेस का मोमेंटम और रॉकेट का मोमेंटम आपस में क्या होता है, सेम, जिसकी वजह से ऊपर जाता है। चलो जी, इसको सॉल्व करने के सबसे आसान तरीका है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है बच्चों, आपकी मर्जी है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। इसको बेस ले लें, इसको परपेंडिकुलर ले लें, बस आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। चलें, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज ये होगा,
ये आपका हाइपोटेन्यूज है, देखना भी ये सर वो हाइपोटेन्यूज भी है, रिजल्टेंट फोर्स भी है जी, ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों, क्या है एफ नेट। तो चलिए आप लोग क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, एफ नेट का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट कर लें। बच्चे मैं काम करता हूँ, अगर आप लोग लेट अवेलेबल नहीं है ना, मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं अपनी घर वाली क्लास को लेट करा देता हूँ, आप लोग क्लास पहले करता हूँ, फिर आप 8 से 9 आ सकते हैं। जी सर जी। फिर ये ना कहेंगे इफ्तारी करके सर हम आ नहीं सके। हाँ 8 से 9 आ सकते हैं। कंफर्म कर देना, अगर 8 से 9 आ सकते हैं फिर मैं घर वाली क्लास को लेट कर देता हूँ। 8 के तो मैं आप लोग, लेकिन फिर 8 नहीं हो, कंफर्म। 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.74 का स्क्वायर। जल्दी करें, हरी अभी क्विक। सर डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? डायरेक्शन बताता हूँ ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आराम से आप थीटा निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और बेस भी पता है 0.40। चलें जी कैलकुलेशन मारे, पहले इससे आंसर निकालें, एफ नेट का आंसर आएगा। बी क्विक। 0.84 अरसलान क्या आंसर आ रहा है? 0.84 इसका, ये एफ नेट का 0.84 श्योर। ओके, अब आगे रिजल्टेंट मांगे तो इसका tan इनवर्स निकाल लें, इस रेशो का 0.74 ओवर 0.40 का tan इनवर्स ले लें, बिकॉज ये हमारे पास बेस है, ये बेस है हमारे सर पास, टाइम ठीक है। क्यों ले रहे हैं? आ गया ना वो एफ नेट। नहीं एफ नेट तो आगे डायरेक्शन भी मांगी है ना, डायरेक्शन भी मांगी है ना, डायरेक्शन का मतलब एंगल होता है। अच्छा ये देखो यहाँ पे 0.84 लिख देता हूँ मैं, 0.84 न्यूटन। सही डायरेक्शन ये कैसा यार बहुत सिंपल है, देखो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है 0.74, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बेस हमारे पास 0.40 है। अब वैल्यूज पुट करें, सर एंगल पॉइंट कौन है, वो मार्क तो करें ना। मार्क करता हूँ ना, पहले एंगल निकालें, बताता हूँ कौन से। मैंने परपेंडिकुलर में 0.74 लिया ना, तो दैट्स वाई ये एंगल मैं निकाल रहा हूँ, ये वाला। उसकी रीजन ये है, आपको मैथ्स टीचर ने बताया होगा कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद करें। एंगल के सामने परपेंडिकुलर है विच इज 0.74, और एंगल के साथ एडजेसेंट बेस है। क्लियर? चलो सॉल्व करो, क्या आंसर आता है? tan इनवर्स ले ना, हाँ कितना आंसर बन रहा है? सकीना आवाज आ रही है? चलें, tan इनवर्स 0.74 ओवर 0.40। असल में लकीली ना कुछ बच्चे क्लासेस को बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, मींस कुछ बच्चों ने अभी मेरा क्रैश कोर्स 15 दिन पहले 10 दिन पहले ज्वाइन किया है। अब जाहिर है उन्हें काफ़ी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। अब वो लोग फिर जब क्लास लेते हैं, ऐसी क्लास जिसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चंस करें, थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन हालांकि यही उनके लिए बेहतर चीज़ है, वो साथ साथ टॉपिक्स भी करें, साथ साथ पास पेपर भी करें, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। बहरहाल उनका एकेडमी में जो लाइव क्लासेस होती हैं फेस टू फेस, उनमें उनका टॉपिक कवर होता है, उसके बाद वो क्वेश्चंस भी करते हैं। लेकिन जाहिर है सर पूरा सिलेबस कवर करने क्या टाइम होगी लगता है। एकेडमी की टाइमिंग क्या होगी अभी? एकेडमी की टाइमिंग चेंज हो गई है जी, 2:15 से टाइमिंग स्टार्ट हो रही है और 5:30 पे एंड हो रही है। अच्छा तुम तो हमेशा सर मंडे को आते हो? हमेशा मंडे को मैं नहीं होता, आप हमेशा हाँ, मंडे को आते हो। मैं परसों तरसों और उसके बाद 3 दिन आऊंगा। ये काम राजा होगा, काम। को पूछ लो कितने दिनों से आ रहा है, वो क्लास ले रहा है, हर दिन इसका रोज एक चैप्टर कवर कराता हूँ।
अच्छा क्या आंसर बन रहा है चेक करें 0.74 ओवर 0.40 यार इस पे कितना घंटा लगा दिए क्यों नहीं ले रहे tan इनवर्स इसका सर tan इनवर्स लिए 1.075 आया। नहीं ना 0.74 ओवर 0.40 की पहले रेशो निकालें अच्छा सर करिए मुझे कैलकुलेटर ही नहीं है वो। ये नहीं यार 0.74 ओवर 0.40 लुक एट दिस यार ये नहीं शिफ्ट tan इनवर्स 0.74 डिवाइडेड बाय 0.40 एक कैलकुलेटर आप फिजिक्स क्लास में नहीं रखते यार इतना दिल खफा होता है 62 डिग्री आंसर आ गया 62 डिग्री ये ना जी 62 डिग्री डायरेक्शन कैसे लगेगी? हाँ डायरेक्शन कैसे बताता हूँ ना लगेगी? बताता हूँ 62 डिग्री हो गया क्या लिखा है रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ अब गौर से देखें ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना ठीक है तो इसके साथ मैंने यही एंगल फाइंड किया तो 62 डिग्री है ये एंगल ये देखें मार्क स्कीम चेक करके दिखा देता हूँ अच्छा 62 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है 0.4 न्यूटन विद 0.40 न्यूटन के साथ ये देखें इसकी मार्क स्कीम tan वर्स के थ्रू करें तो इसका 62 डिग्री अलाउ 62 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ ठीक है आई समझ और 0.84 रिजल्टेंट फोर्स आ गई है लुक 0.84 क्लियर बच्चों चलें जी आसान अगला क्वेश्चन है कौन पढ़ेगा प्रेशर वाला कल उसने अकेडमी 4 पॉइंट्स का बताया था कि प्रेशर क्यों होता है इनसाइड जब टेम्परेचर इंक्रीज हो सवाल ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर इनसाइड द बॉटल क्यों चेंज होता है चलें हरी अप particles collide more। हाँ शाबाश टेम्परेचर हाई करने से पार्टिकल की क्या ज्यादा होती है collision काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एनर्जी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाती है स्पीड ज्यादा हो नंबर जाती है जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो मोमेंटम जाता है ज्यादा हो जाता है। हाँ वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी हो ऑफ जाता है मोमेंटम ज्यादा हो वॉल्यूम जाता किससे का कम हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाता है लेकिन सवाल ये प्रेशर क्यों ज्यादा होता है है। सर पार्टिकल वो ज्यादा रीबाउंड कर रही होती है जिसकी वजह से यस फोर्स ज्यादा exert- पार्टिकल हिट द वॉल हार्डर हाँ हाँ और प्रेशर पर यूनिट हाँ और प्रेशर सो पर हाँ फोर्स ग्रेटर एरिया प्रेशर ग्रेटर हो जाता है ग्रेटर चेंज ऑफ मोमेंटम क्या ग्रेटर चेंज ऑफ और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी हो सकता है तो ये हो गया और इंक्रीज हो आखिरी बात मोर फोर्स पर यूनिट एरिया मोर फोर्स पर यूनिट एरिया मोर फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक हो गया बच्चों आई होप सबको आता है ये अच्छा द लिड इज रिमूव फ्रॉम द बॉटल स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रेशर इनसाइड द बॉटल क्या होगा जी लिड को रिमूव कर दिया आप जी कम यस डिक्रीज व्हाई सर रिबाउंस कर चुका है वो जब कोलिजन ज्यादा होगी तो बाहर निकल जाएगी बॉटल से हाँ तो राजा तुम क्या कहना चाह रहे हो नहीं तो वॉल्यूम वॉल्यूम ज्यादा हो उसका जाएगा ना ज्यादा हाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा जाएगा एक्सपोजर ज्यादा सरफेस एरिया के साथ हो एक्सपोज्ड टू और मास स्पेसिंग्स क्या हो जाएगी इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगी सो लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन क्या हेंस लेस शुक्र है वो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन ठीक है बच्चों ओके जी मास ऑफ वाटर ये स्पेसिफिक कैपेसिटी ये खुद करो शाबाश शो करो सर कि एक सेकंड फिर से ऊपर करें लिख लो एक सेकंड ये मैं भेजूंगा ना कॉपी असलान देखो इससे ना आपको एक पूरे पेपर का ओवरव्यू देखो मैं उस चीज को भी सपोर्ट नहीं करता कि आप फुल में फुल पेपर करो और टीचर टॉपिक डिस्कस ना करे नहीं मैं आपकी फरमाइश पे जो भी टॉपिक्स आपको मसले हैं डिस्कस करूंगा आगे भी लेकिन हमें वीक में एक दफा थ्योरी और एक दफा एमसीक्यू लाजमी करना है सर एटीपी तो जी सर एटीपी तो यार बस पेपर प्रिंट लो किसी दिन स्कूल आओ 2 दिन के लिए बस आज हो जाएगा इंशाल्लाह उसका कोई मसला ही नहीं है आसान होता है बोले तो हो गया सर चलें जी अब थर्मल एनर्जी क्यू निकालना है बच्चों क्यू कौन सा फॉर्मूला है क्यू इक्वल्स टू व्हाट mass into change in temperature into specific heat मैथ्स वेरी गुड विदाउट माय वर्किंग साबित करें मैं हेल्प नहीं करूंगा सॉल्व खुद करें सी कितना है C है 4 to 200 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20 20 तो ये हो जाएगा सर अब रिकॉर्ड कह रहे हैं आप इसको जी जी जल्दी स्पीड लगाएं थोड़ा सा सर 15,120
15,120 joules. अच्छा 15,120 जूल, 15,120। सो ये आगे बच्चों 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 जूल्स। ठीक है, गुड हो गया जी। अच्छा, अनदर बॉटल जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 40 सेंटीमीटर, और इसकी डेंसिटी इतनी है। ठीक है, अनदर प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विद टू द टॉप विद वाटर, पूरी बॉटल में पानी है। प्रेशर डिफरेंस निकालें जी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, इसको खुद बताएं। डेंसिटी Formula हाँ, डेंसिटी इनटू, वेरी height गुड, into ग्रेविटी इनटू हाइट। हम्म। तो बॉटल में कितना पानी है, 40 0.4। ग्रेविटी कितनी है, अब 10 ले लो। अच्छा 40 है तो 40 सेंटीमीटर है इससे ज्यादा। सेंटीमीटर में, सॉरी। और डेंसिटी कितनी है, 1 इंटू 10 पावर 3। लगाएं आंसर। प्रेशर आ जाएगा पास्कल में। प्रेशर डिफरेंस से कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस उतना ही है जो प्रेशर का आंसर होता है। चलें, क्या आंसर आ रहा है जल्दी। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। हरी अब जल्दी बच्चों, मैं अगली क्लास को मैसेज कर रहा हूँ। ओके डन जी, क्या आंसर है। 4,000 आ रहा है सर। 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 पास्कल। ठीक है, चले टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे जाते हैं। ये गाड़ी है जी, कार जा रही है, सर्कल में टर्न ले रही है, ट्रक भी आ रहा है, गाड़ी भी जा रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा है देखते हैं जी। द ये ड्राइवर आपने ऑफ ट्रक, मॉक्स में दिया था ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन आपने मॉक्स में दिया था। अच्छा मॉक्स में दी, सही ना है। ये मार्क है ये। अच्छा सुनो, ट्रक को मुझे बताएं, मिरर इधर आगे लगा हुआ है ना, ये मिरर लगा हुआ है। ठीक है, अ प्लेन मिरर साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, लेबल अ पॉइंट वाई ऑन द रोड वेयर द ट्रक ड्राइवर सीज द कार। कहते हैं लेबल अ पॉइंट वाई ऑन द रोड, रोड पे किस जगह पे ट्रक ड्राइवर को गाड़ी नजर आएगी, सीज द कार, फर्स्ट सर सीज ये द जहाँ पे मोड़ बना हुआ है, टर्न बना हुआ है, टर्न जहाँ पे बना हुआ है मेरे ख्याल से। मोड़ के करीब। इधर कहीं। ठीक है, इसको वाई कर देते हैं। ये ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अच्छा, शो हाउ द मिरर, ठीक हो गया जी। शो हाउ द मिरर अलाउ द ट्रक ड्राइवर टू सी द कार। रेस बना दे। अरे कैसे बनाऊं रेस जी। सर ट्रक से मिरर के पास। चलो ये आगे गाड़ी, कार आ गई। ठीक है, अब एक्स से बनाए सर जो इसका सर बना हुआ है। नहीं अब मुझे बताएं, अगर इधर से रे ऐसे डालूं, यूं, नहीं गलत कर दिया। सर ट्रक तो मिरर से बना। allows the driver of the truck to see ना, तो ड्राइवर ऑफ ट्रक से बनाएंगे ना। देखें, अगर ट्रक ड्राइवर सी होगा तो रिफ्लेक्ट होके आएगी, तब नजर आएगा ना। देखो इमेज ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कार। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को देखना है, तो गाड़ी से रे रिफ्लेक्ट होगी, मिरर पर हिट करके फिर ट्रक ड्राइवर की आंखों में जाएगी ना। आई रही समझ। देखो याद रखें, हम जब भी किसी चीज को देखते हैं ना, तो रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब हम देखते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करनी है आपने नॉर्मल को जरा सही बनाना है। मींस अभी नॉर्मल में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो नॉर्मल आपने ऐसे बनाना है। ये देखो नॉर्मल भी बनाना होता है। नॉर्मल ना भी बनाए, लेकिन चलें ये अगर शो कर दें एग्जामिनर विल बी हैप्पी। ये देखो, ये क्लियर। नॉर्मल का मतलब ये मिरर है ना अशर, मिरर पे 90 डिग्री पे स्केच कर दो, नॉर्मल बन गया। क्या बन गया, सही है। ये मिरर है क्या, मिरर। ठीक है, आगे। अच्छा, अब हमारी आंख में नॉर्मल आई। अच्छा, ये लॉन्ग साइड है, शॉर्ट साइड से ये चीज इधर आके कन्वर्ज हो रही है, इधर आके कन्वर्ज हो रही है। लुक एट दिस। ये सर लॉन्ग अच्छा, साइड में से। इसका मतलब ये कि हमें इसको जरा से इधर कन्वर्ज करना है। ये पॉइंट एक्स पे हो रही है, हमें इसको पॉइंट वाई पे कन्वर्ज करना है। तो हमें ये वाला लेंस चाहिए। कौन से वाला लेंस चाहिए, नहीं गलत कर दी, दूसरे वाला कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, ये वाला लेंस चाहिए। मैं सर कोर्स में तो नहीं वो है बिल्कुल है। ठीक है, इसको हमने सिर्फ अशर ये लेंस पहले लगा देने तो हमारा मसला हल हो जाएगा। आंख से पहले ये हमारी आई का लेंस है ना, ये वाला,
इससे पहले सिंपल कन्वर्जिंग लेंस लगाने आपका मसला हल हो जाएगा। देखना कैसे, हम यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे, ये ठीक है। अब हमारी रे ऐसे हिट करेगी, देखना जरा गौर से देखना, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बहुत हाँ, अब क्या होगा, थोड़ी सी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये देखो सही है। ये अब यहाँ से गुजरने के बाद रे एग्जैक्टली उस जगह पे मर्ज कर दो। इसको मैंने ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दी, इसको थोड़ा सा कम होती, ठीक है। ये लो, ये अब इसको एग्जैक्टली इधर, इसको भी एग्जैक्टली इधर, ठीक हो गया। ये लो, अब ये मिल नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही, इसको पता क्या मसला है। ये देखो नीचे चली जाती है ना, ठीक है। आप इसको कर लोगे क्लियर। आपको सिर्फ इसको पहले हिट करने के और थोड़ा सा रेस को बेंड डाउन करने के, नीचे वाली को ऊपर बेंड करना है, ऊपर वाली को नीचे बेंड करना है, बस इस पे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर इसमें आपने इंटरनेट पे डायग्राम चेक करनी है तो आप एक काम करें, लॉन्ग साइडनेस और शॉर्ट साइडनेस बस लिखें, इमेजेस मिल जाएगा। लॉन्ग साइडनेस एंड के लिए वो डाइवर्जिंग यूज होती है, सॉरी। बिल्कुल, शॉर्ट साइडनेस के लिए ये हमारे पास कौन सी साइडनेस है सबर, ये लॉन्ग साइडनेस है क्या, ये लॉन्ग साइड। ये देखो, इसके लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस यूज करना है और शॉर्ट साइडनेस के लिए हमें ये वाला लेंस यूज करना है, ये वाला, ठीक है। सर इसमें रेस गुजर के कैसे जाती है? किससे, ये वाला उस डायग्राम में, हाँ। देखो इसके बना दो डायग्राम ना, देखो ये हमारी आई का लेंस है ना, ठीक है, ये हमारा रेटिना है। हमारे पास रेस बेसिकली यूं होके पहले फोकस हो जाती है सर, इधर फोकस, ठीक है। हाँ, अब हम जैसे ही इधर आगे ये लेंस इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, ये वाला अब देखना, अब ये रेस थोड़ी सी इस तरह से बैंड होती है, ये इस तरह बैंड होती है। अब हमारी आंख का जो लेंस है ये इस पे हिट करती है, ठीक है। अब एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर जाके ये मीट कर, ये ठीक है। यस सर, समझ, यस सर, क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी, एक हमारे पास एलईडी है इसके अंदर और एक रेजिस्टर है, ये एलईडी है। टोटल बैटरी की जो वोल्टेज है 4.5 वोल्ट है। बात सुनो ना, इनकी सिंबल्स की वो पीडीएफ भेजे ना, ये अच्छा, शीट भेज दूंगा। गुड सजेशन, भेज दूंगा। अच्छा, रेजिस्टर की वैल्यू कितने ओम्स है 60। बच्चों, 60 ओम्स है, और करंट इन एलईडी इतना गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एलईडी कितना आसान है, वोल्टेज निकालनी है यार। कौन सा फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आर I इंटू R, तो 0.020 इंटू, लेकिन एक मसला है, एलईडी की वोल्टेज मांगी है उसने, यहाँ से उसकी आएगी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर का आएगा, किसका आएगा, रेजिस्टर का आएगा। तो 60 करेंगे, आंसर को माइनस कर देंगे, ये जो आंसर आएगा वोल्ट्स, ये रेजिस्टर का आएगा। तो फिर 4.5 में से हम इस आंसर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 0.20 इंटू 60 करें, 1 ये देखो 0.20 इंटू 60, भूल गया एलईडी के कौन सा कंपोनेंट है, ये क्या करते हैं? ये लाइट इमिटिंग डायोड, इस पे लाइट देता है बस, इसको जब वोल्टेज करंट पास करोगे लाइट देगा। 1.2 आंसर आ गया बच्चों, 0.020 इंटू 60 1.2, तो 4.5 में से आंसर माइनस कर देते हैं, 4.5 माइनस आंसर 3.3, क्या आंसर आ गया 3.3 वोल्ट। अच्छा, इसका आंसर चेक कर ले मार्क्स की में, 3.3 है भी है कि नहीं है, होगा, देखते हैं। ये नो, अच्छा जी 3.3, यस 3.3, लुक एट दिस, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट, ओके बस इस क्वेश्चन को मैं वाइंड अप करूंगा बच्चों, और नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास वेट करिए, जल्दी करें, अगला आप तो खुद अटेम्प्ट करना है। फिर व्हाई द एलईडी डज नॉट लाइट अप इफ द बैटरी इज रिवर्स, बैटरी को रिवर्स कर दे तो क्यों नहीं चलेगा। अभी ये प्लस था ना, ये माइनस था, अब कहते हैं इस साइड प्लस करते हैं, डायोड लगा हुआ है, डायोड क्या करेगा, रिवर्स इस तरह करंट अलाउ करेगा अशर, देखो जरा, नहीं, डायोड ब्लॉक कर देगा क्या, तो डायोड ब्लॉक करंट, ठीक है। अच्छा, बैटरी की एनर्जी दी हुई है इतनी जूल्स, अब कहते हैं स्टेट शोड एट अ फ्लैश लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे चलती है, चलें जी, अब एनर्जी तो दे दी है, टाइम कैसे लाऊं, एलईडी का करंट इंटू वोल्टेज से पावर निकाल लूं,
सर दिखाएं क्वेश्चन, द केमिकल एनर्जी सो द फ्लैश ऑपरेट्स परमानेंटली एनर्जी। ओ समझ गया हूँ, एनर्जी इक्वल्स टू IVT लगा दो, इजी है। ये देखो बैटरी की हमें एनर्जी गिवन है ना अशर, हाँ लेकिन कहते हैं शो करो कि फ्लैश लाइट ऑपरेट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। हाँ वही है। लेकिन एक मसला है ना, फ्लैश लाइट कौन से वाली है? ये सर्किट डायग्राम फॉर ये सर्किट पूरा ही फ्लैशलाइट के लिए है। इसमें अच्छा पूरा फ्लैश लाइट है, फिर तो आसान है। चलो यहाँ पे 1050 कर देते हैं। करंट हमें पता है 0.020, ये लो, इनटू वोल्टेज कितनी है 4.5, इनटू टाइम निकाल लो। टाइम निकालने के बाद उस टाइम के आंसर को किस पे डिवाइड कर दोगे? 60 इंटू 60 से आवर में आंसर आ जाएगा। अब किस में आ जाएगा? आवर में। अलग करे 3 आवर्स आ जाए, चेक करो। 3 आवर्स ही है। कर लिए? नहीं, एक मिनट। अच्छा सर, इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा शायद हम आखिर आवर में में बात। 60 पे डिवाइड कर देंगे ना। एक मिनट। Multiply by 4.5, 0.09. हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? आंसर को डिवाइड बाय 60 करें ना। हाँ सर ये 60 दो दफा हाँ 3 आवर्स ये आ रहा है। आ रहा है 3 आवर्स, वेरी गुड। 3 आवर्स। कैलकुलेट अ टोटल चार्ज बाय एलसीडी एलईडी इन इतने टाइम। चार्ज का फॉर्मूला किसको याद है बच्चों? Q इक्वल्स टू IT। करंट 0.02 गिवन, ऊपर गिवन है, और टाइम कितना है 3600। ये ले, बस बच्चों अगले 2-3 क्वेश्चंस में आज नहीं कर पाऊंगा, वो कल इंशाल्लाह मैं कराऊंगा हाफ पेपर, ठीक है? ठीक तो है सर। क्लास के टाइम डिस्कस कर लो। इसका आंसर बता दे, देन आई नीड टू गो। सर इसका आंसर 72 कूलम, ठीक है जी। हमारे पास 1, उसके बाद 2, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी 3 क्वेश्चंस, और 2 एस्ट्रोनॉमी से आए हैं बल्कि, ठीक है? 4 क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स, 6 11 मार्क्स, 21 मार्क्स और 7 29 मार्क्स। 80 में से 52 का हमने कर लिया है। अगले 4 क्वेश्चन अब ट्राई करेंगे, नहीं तो कल मैं डिस्कस करूंगा लाजमी। कल मैं आपकी क्लास 8 से 9 लूंगा इंशाल्लाह, ठीक होगा बच्चों? 8 to 9 सही है? जी सर। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू वेरी मच, आई नीड टू गो, अल्लाह हाफिज़।